हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पटेल आप सभी का मेरे चैनल विक्ट्री विद पटेल में स्वागत करता हूं। आज के सेक्शन में हम लोग कलचुरी वंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। इससे पहले सेक्शन में हमने कलचुरी वंश से रिलेटेड इनसे रिलेटेड पृष्ठभूमि की बात किए थे कि कलचुरी वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। जैसे कि आपको जोड़ना चाहूँ तो हमने देखा था कि कलचुरी वंश का शासनकाल 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी के बीच में छत्तीसगढ़ में रहा और इसके वास्तविक संस्थापक के रूप में कलिंग राज को, वहीं आदि पुरुष के रूप में अगर देखें तो कृष्ण राज को हम लोग जानते हैं। तो आइए आज इस क्रम में हम लोग सबसे पहले कलचुरी वंश से रिलेटेड शासकों के नामों को याद कर लें ताकि उनसे रिलेटेड फैक्ट्स हमें याद करने में आसानी हो। तो इसी क्रम में अगर देखें तो हम देखेंगे कलिंग राज की अगर शासनकाल का बात करें तो 1000 से 1020 ईस्वी के बीच में इनका शासन रहा। कलिंग राज की बात करें तो कमल राज का शासनकाल 1020 ईस्वी से 1045 ईस्वी के बीच में रहा। इसी तरह क्रम आगे बढ़ते जाएं तो रत्नदेव प्रथम 1045 से 1065 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहा। रत्नदेव प्रथम के बाद हम देखेंगे पृथ्वीदेव प्रथम 1065 ईस्वी से 1095 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहा। इसी तरह देखें तो जाजल्यदेव प्रथम की बात करें तो 1095 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इसी तरह आगे देखें तो पुनः रत्नदेव द्वितीय की बात करेंगे। यहाँ पे 1120 से 1135 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल। इसी तरह पृथ्वीदेव द्वितीय की बात करेंगे। पृथ्वीदेव द्वितीय 1135 से 1165 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहा। इसी क्रम में अगर देखें पृथ्वीदेव द्वितीय की बात अगर देखें तो जाजल्यदेव द्वितीय 1165 से 1168 के बीच में 1165 से 1168 के बीच में इनका शासनकाल रहा। इसी तरह आगे अगर बढ़ें तो जगत देव का शासनकाल 1168 से 1178 ईस्वी के बीच में रहा। इसी तरह और आगे बढ़ें तो जगत देव के बाद देखेंगे रत्नदेव तृतीय की बात करेंगे। रत्नदेव तृतीय 1178 से देखेंगे 1178 से 1198 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहा। इसी तरह आगे अगर देखें तो जगतदेव रत्नदेव तृतीय के बाद देखेंगे हम लोग प्रतापमल का शासनकाल 1198 ईस्वी से 1225 ईस्वी के बीच में रहा। हम बात कर रहे हैं कलचुरी वंश में रतनपुर कलचुरी वंश का। याद रखिएगा, रतनपुर कलचुरी वंश की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने सेक्शन में देखा था कि कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ में 2 शाखाओं में विभक्त थी, रतनपुर कलचुरी वंश और रायपुर कलचुरी वंश। हम अभी बात कर रहे हैं रतनपुर कलचुरी वंश की। इसी तरह हमने इस क्रम में देखें कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय, जगतदेव, रत्नदेव तृतीय और प्रतापमल के बाद अगर बात करें तो कलचुरी वंश का लगभग 300 वर्षों तक किस राजा ने यहाँ पे शासन किया, इनका प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रमाण नहीं मिलता। इसीलिए इनके बाद के जो राजा हुए
उन्हें अंधकार युग के नाम से, कलचुरी वंश के अंधकार युग के नाम से जानते हैं। अभी उनके नाम याद कर लीजिए। हम पहले इन सेक्शन को देखेंगे, देन कलचुरी वंश के रतनपुरी शाखा के अंतर्गत अंधकार युग में कौन कौन से शासक हुए उनके बारे में भी वन बाय वन डिस्कस करते चले जाएंगे। जैसे अगर देखें, नाम याद करना चाहें तो अंधकार युग के रूप में बहारेंद्र शाह, जिन्होंने अपनी राजधानी छुरी कोसगई को स्थापित किया था। बहारेंद्र शाह, कल्याण शाह, लक्ष्मण शाह, तखत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह, रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह, इतने शासक अंधकार युग के अंतर्गत हम लोग कलचुरी वंश में रतनपुर शाखा के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले इन राजाओं के से संबंधित नाम याद होने चाहिए ताकि इनसे रिलेटेड फैक्ट्स हम लोग इजीली आसानी से याद कर पाएँ। तो आइए वन बाय वन अगर आप देखते चले जाएं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कलिंग राज की। तो कलिंग राज कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में हम जानते हैं। वास्तविक संस्थापक के रूप में हम इसे जानते हैं। कलचुरी वंश की स्थापना 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कलिंग राज के द्वारा की गई थी, इसलिए इसे कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में हम जानते हैं। याद रखिएगा, इनका शासनकाल 1000 से 1020 ईस्वी के बीच में रहा। साथ ही साथ आगे इसी क्रम में अगर देखें तो इन्होंने तुम्मांड को अपनी राजधानी स्थापित की, तुम्हांड को राजधानी के रूप में स्थापित की। इस तरह से कह सकते हैं कि कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी के रूप में तुम्मांड, जो कि तुम्मान था, तुम्मांड के रूप में इसकी प्रथम राजधानी के रूप में हम जानते हैं। इस तरह से अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि कलचुरी वंश से रिलेटेड प्रथम राजधानी कौन सी है, तो कलचुरी वंश से रिलेटेड प्रथम राजधानी के रूप में हम तुम्मांड को याद रखेंगे। इसी तरह इसी क्रम में देखें हम लोग तो कलिंग राज ने चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण करवाया था। महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण कलिंग राज के द्वारा करवाया गया था। साथ ही साथ कलिंग राज का वर्णन अगर देखें तो अलबरूनी एक फारसी विद्वान था जो कि भारत महमूद गजनवी के साथ आया था। अलबरूनी के द्वारा लिखित एक पुस्तक है तहकीक ए हिंद के अंतर्गत कलिंग राज का वर्णन किया गया है। तहकीक ए हिंद के अंतर्गत कलिंग राज का वर्णन अलबरूनी के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इंडियन हिस्ट्री के परफेक्ट्स में देखें तो अलबरूनी के द्वारा लिखित पुस्तक तहकीक हिंद को भी पूछा गया है तथा किसके साथ भारत आया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था, जो कि अपनी बुक तहकीक हिंद में इन्होंने कलिंग राज का वर्णन किया है। इस तरह से कह सकते हैं कि अलबरूनी के द्वारा वर्णित शासक कौन है, कलिंग राज है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलबरूनी द्वारा वर्णित शासक के रूप में हम कलिंग राज को हम जानते हैं। इस क्रम में हमने देखा कि कलिंग राज कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक था, अपनी राजधानी तुम्मांड को स्थापित की। इस तरह कलचुरियों की प्रथम राजधानी के रूप में हम तुम्मांड को याद रखेंगे। चैतुरगढ़ में इन्होंने महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण करवाया। साथ ही साथ अलबरूनी द्वारा वर्णित शासक है, इस चीज़ को हम याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में अगर आगे बढ़ें तो कलिंग राज के बाद हम बात करेंगे कमल राज की। कलिंग राज के बाद कमल राज का शासनकाल अगर देखें तो 1120 से 1145 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहा। साथ ही साथ अगर बात करें तो इन्होंने त्रिपुरी के शासक गांगेयदेव की सहायता इन्होंने किया था। त्रिपुरी के शासक गांगेयदेव ने उड़ीसा अभियान के अंतर्गत कमल राज ने गांगेयदेव की सहायता की थी। अपने सेना सहित इन्होंने गांगेयदेव की सहायता की थी। इनका शासनकाल याद रखिएगा 1020 से 1045 ईस्वी के बीच में कमल राज का शासनकाल रहा छत्तीसगढ़ में। इसी तरह इतना ही फैक्ट
आगे इसी क्रम में अगर हम बढ़ें तो हम बात करेंगे रत्नदेव प्रथम की। याद रखिएगा, रत्नदेव प्रथम का शासनकाल 1045 ईस्वी से 1065 ईस्वी के बीच में छत्तीसगढ़ में रहा। शासनकाल हम देख ही रहे हैं। शासनकाल की अगर बात करें तो 1045 ईस्वी से 1065 ईस्वी के बीच में छत्तीसगढ़ में शासनकाल रत्नदेव प्रथम का रहा। रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में ही, याद रखेंगे, रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी 1049 से 50 ईस्वी के बीच में इन्होंने अपनी राजधानी रतनपुर को स्थापित किया। अभी तक हम देख रहे थे कलचुरी वंश के प्रथम शासक कलिंगराज और कमलराज दोनों ने अपनी प्रथम राजधानी तुम्मांड के अंतर्गत शासन किए थे, और रत्नदेव प्रथम भी कुछ वर्षों तक अपनी राजधानी तुम्मांड से ही शासन किए। देन 1049 से 50 ईस्वी के बीच में रत्नदेव प्रथम ने कलचुरी वंश की राजधानी प्रथम रूप से तुम्मांड से इन्होंने रतनपुर स्थापित कर दिया, और इसी बीच 1149 से 1150 के बीच में इन्होंने रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया। महामाया मंदिर का निर्माण इन्होंने रतनपुर में करवाया। इस तरह से कह सकते हैं कि रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम के द्वारा 1049 से 50 ईस्वी मीन्स 11वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था। तथा ये इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुम्मांड से किन किन शासकों ने अपनी राजधानी के रूप में शासन किया? तो याद रखिएगा, कलिंगराज, कमलराज, साथ साथ रत्नदेव प्रथम ने भी कुछ समय तक, क्योंकि इनका शासनकाल 1145 से 1165 है, 1045 से 1065 ईस्वी के बीच में है, और इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट किया है, स्थानांतरित कर रहे हैं 1049 से 50 के बीच में। इस तरह हम कह सकते हैं कि कुछ वर्षों तक रत्नदेव प्रथम ने भी अपना शासन तुम्मांड में अपनी राजधानी के रूप में वहाँ से शासन किए। इस तरह से तुम्मांड में अपनी राजधानी के रूप में 3 शासकों के द्वारा शासन किया गया है, कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव प्रथम। इन्हीं के शासनकाल में इन्होंने यहाँ पे तालाबों की नगरी के रूप में तालाबों की नगरी के रूप में रतनपुर को इन्होंने प्रसिद्ध किया। तालाबों की नगरी के रूप में इन्होंने रतनपुर को प्रसिद्ध किया, तथा रतनपुर को ही इन्हीं के शासन काल में कुबेरपुर की संज्ञा दी गई। याद रखिएगा, कुबेरपुर की संज्ञा दी गई। इन्हीं के शासनकाल में रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी गई। साथ ही साथ रत्नदेव प्रथम ने लाफागढ़ में रत्नदेव प्रथम ने लाफागढ़ में महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण लाफागढ़ में रत्नदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा, इनके शासनकाल में रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा, तालाबों की नगरी के रूप में, और लाफागढ़ में इन्होंने महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा, ये रतनपुर अलग अलग समय काल में अलग अलग नामों से जाना गया है, जिसे हमने देखा ही था अलग अलग नामों से। कि अगर थोड़ा बहुत मैं प्रकाश डाल दूं तो देखिए, सतयुग में मणिपुर के नाम से अगर देखें तो मणिपुर, माणिकपुर, हीरापुर। इस सतयुग की अगर बात करें तो मणिपुर, त्रेता युग की बात करें तो माणिकपुर, यहीं द्वापर युग में रतनपुर हीरापुर के नाम से जाना गया। और साथ ही साथ रतनपुर कलचुरी वंश के शासनकाल में कुबेरपुर या रतनपुर के नाम से जाना गया। अन्य नाम में हमने देखा था ये चतुर्यगुरीपुरी के नाम से भी रतनपुर को हम जानते हैं। इस तरह से रत्नदेव प्रथम से रिलेटेड इन सारे फैक्ट्स को आप याद रखिएगा कि इनका शासनकाल
1145 से 65 के बीच में रहा और इनके द्वारा जो जो निर्माण करवाया गया था इन सारे फैक्ट्स को हम लोग 1 बाय 1 याद करेंगे, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इजीली टिक कर पाएँ। इसी तरह आगे इस क्रम में देखें तो पृथ्वीदेव प्रथम का शासनकाल 1065 से 1095 ईस्वी के बीच में पृथ्वीदेव प्रथम का शासनकाल है। इसी तरह इनसे रिलेटेड फैक्ट की अगर बात करें तो पृथ्वीदेव प्रथम अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार इसे 21,000 गांवों का स्वामी के रूप में इन्हें जाना जाता है। पृथ्वीदेव प्रथम को अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार 21,000 गांवों के स्वामी के रूप में इसे हम जानते हैं। साथ ही साथ पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति के रूप में इन्होंने उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा, सकल कोसलाधिपति हमने देखा था पांडुवंशी के अंतर्गत महाशिव तीवर देव के द्वारा भी उपाधि धारण की गई थी, और यहाँ पे कलचुरी वंश के अंतर्गत पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की जा रही है। साथ ही साथ पृथ्वीदेव प्रथम ने तुम्बाड़ में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण तुम्बाड़ में पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया। साथ ही साथ लाफागढ़, याद रखिएगा, लाफागढ़ जिसे चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं, इन्होंने लाफागढ़ के किले का निर्माण करवाया। लाफागढ़ का किला का निर्माण पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया, और साथ ही साथ इन लाफागढ़ चित्तौड़गढ़ में जो किला बनवाया गया पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा, इनके 3 प्रवेश द्वार हुए। और इन तीनों प्रवेश द्वारों के नाम क्रमशः अगर हम देखें तो प्रवेश द्वार का नाम मेनका द्वार, साथ ही साथ सिंह द्वार, और तीसरा हुंकारा द्वार। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिएगा कि लाफागढ़ किला किस शासक के द्वारा निर्माण किया गया, तो पृथ्वीदेव प्रथम। साथ ही साथ इनमें जो प्रवेश द्वार हैं उनके नाम इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेनका द्वार कहाँ है, तो याद रखिएगा लाफागढ़ में। मेनका द्वार उत्तर की दिशा में मेनका द्वार है, वहीं सिंह द्वार पश्चिम दिशा में सिंह द्वार है, और पूर्व दिशा में हुंकारा द्वार है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उत्तर दिशा में कौन सा द्वार है, तो मेनका द्वार। इस उत्तर दिशा में पद्मासन की मुद्रा में, याद रखिएगा, पद्मासन की मुद्रा में एक स्त्री की मूर्ति है जिसे ही मेनका देवी के रूप में मानते हैं, और इसीलिए इनका द्वार का नाम मेनका द्वार के रूप में हम जानते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पद्मासन की मुद्रा में स्त्री की मूर्ति किस द्वार में है, तो याद रखिएगा मेनका द्वार में, उत्तर दिशा लाफागढ़। उसी तरह सिंह द्वार में अगर देखें तो सिंह द्वार में नृत्य करते हुए गणेश की प्रतिमा है, डांसिंग गणेश की प्रतिमा है। यहाँ पे सिंह द्वार में पश्चिम दिशा में सिंह द्वार है, और यहाँ पे गणेश की एक प्रतिमा है, नृत्य करते हुए गणेश की प्रतिमा सिंह द्वार में है। इस तरह से इन सारे फैक्ट्स को पृथ्वीदेव प्रथम से रिलेटेड आप हमेशा याद रखिएगा। इसी तरह हमने देखा कि पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र के अकॉर्डिंग इसे 21,000 गांवों का स्वामी कहा जाता है। इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की, और साथ ही साथ लाफागढ़ किले का निर्माण, जिसे चित्तौड़गढ़ किला कहा जाता है, का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। इसी तरह हमने देखा पृथ्वीदेव प्रथम से संबंधित रिलेटेड फैक्ट्स को हमने 1 बाय 1 हम बात करेंगे। अब जाजलदेव प्रथम की, जाजलदेव प्रथम से रिलेटेड फैक्ट्स की अगर बात करें तो इनका शासनकाल 1095 से 1120 ईस्वी के बीच में जाजलदेव प्रथम का शासनकाल रहा। साथ ही साथ आगे इसी फैक्ट में अगर देखें कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम के रूप में, तो इन्होंने अपने नाम के अनुरूप
जाजल्यपुर नगरी की स्थापना की, जाजल्यपुर नगरी की स्थापना की, जिसे वर्तमान में जांजगीर के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहीं जांजगीर में इन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया। विष्णु मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। इस तरह से जाजलदेव प्रथम ने अपने नाम के अनुरूप जाजल्यपुर नगरी की स्थापना की, जो वर्तमान में जांजगीर के नाम से जानते हैं, और यहीं पे इन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। जाजलदेव प्रथम ने गज शार्दूल की उपाधि धारण की, गज शार्दूल की उपाधि धारण की, जिनका अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। याद रखिएगा, गज शार्दूल की उपाधि जाजलदेव प्रथम के द्वारा धारण की गई थी, जिसका अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। इसी तरह इसी क्रम में अगर आगे बढ़ें तो कलचुरी कालीन सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में जाजलदेव प्रथम को जाना जाता है। इसी क्रम में महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो जाजलदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी आगे हम पढ़ेंगे ही, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को इन्होंने पराजित किया था, और साथ ही साथ इनको सपरिवार जाजलदेव प्रथम के द्वारा कैद कर लिया गया था। बाद में सोमेश्वर देव की माँ गुंड महादेवी के अनुरोध पे इनके सपरिवार को मुक्त कर दिया गया था जाजलदेव प्रथम के द्वारा। इसी क्रम में अगर याद रखें तो पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार, पाली के शिव मंदिर बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित पाली के प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार इनके शासनकाल में इनके द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, जीर्णोद्धार इनके शासनकाल में किया गया था। जीर्णोद्धार जाजलदेव प्रथम के शासनकाल में ही पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो इस तरह हमने देखा कि गज शार्दूल की उपाधि धारण की, जाजलपुर नगरी की स्थापना कर यहाँ पे इन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसी तरह हम लोग 1 बाय 1 इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे और सारे फैक्ट्स को हम लोग डील करते चले जाएंगे इनके नेक्स्ट पार्ट में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।